नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और हम बात कर रहे हैं उन कोरोना वॉरियर से जिन्होंने कोरोना के कठिन हालातों में अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया, लोगों को बचाया, लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लाए, लोगों को कोरोना से दूर रखा। और इस विशेष दिन नेशनल डॉक्टर्स डे पर इस वक्त हमारे साथ देहरादून से डॉक्टर अनुपल डीका जुड़ रहे हैं। डॉक्टर डीका सीनियर कंसल्टेंट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है और कोविड के साथ साथ हमने देखा है कि कई और दूसरी बीमारियां भी सामने आई हैं। डॉक्टर डीका जैसे कई हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कोरोना के पहली लहर और दूसरी लहर में डटकर इसका सामना किया, अपने परिवार को भुलाकर, अपने बच्चों को भुलाकर उन लोगों की मदद की जो बीमार होते गए और बड़ी संख्या में आते गए और समय के साथ साथ लगातार इसमें कोशिश करते रहे कि अपने परिवार को बाद में पहले उन मरीजों को देखें। डॉक्टर डीका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आप जुड़ रहे हैं, आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी है, इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनुपल डीका जी, डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज बीच बीच पे टूट रही है जी। डॉक्टर डीका जी, हम कोशिश करेंगे कि आवाज आपको प्रॉपर आए, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं। हाँ। हमारे लिए भी और आपको सुनने वाले वो लाखों दर्शक भी आपको सुनना पसंद करेंगे भी, क्योंकि आपके माध्यम से हमें नई आगे की राह मिलेगी। कोरोना की पहली लहर हमने देखी, दूसरी लहर हमने देखी, इस कोरोना के साथ साथ हमने ब्लैक फंगस को भी देखा है। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले का आंकड़ा सामने आया है कि दूसरी लहर में 40,000 से ज्यादा लोग इस ब्लैक फंगस के दायरे में आए हैं, इससे संक्रमित हुए हैं। ये क्यों हुआ? कैसे अचानक ये मामले बढ़ते चले गए? जी, अगर हम लोग इसका वजह देखेंगे तो इसका बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो ये कोरोना, ये हर किसी को ये पहले कोविड इन्फेक्शन जो लहर आया, उससे पहले तो ये ब्लैक फंगस की बीमारी बहुत ही रेयर होता था। लेकिन जो सेकेंड लहर आया, दूसरी लहर आया जो कोरोना कोविड इन्फेक्शन की, उसमें बहुत सारे लोग इन्फेक्शन हुए, जो ज़्यादातर उनमें से डायबिटिक पेशेंट्स भी थे, कोई प्री डायबिटिक पेशेंट्स थे। और इन लोगों का इलाज में देखने जाए तो एक प्रकार का इलाज में वो स्टीरॉइड्स भी इंक्लूडेड होता था। तो क्या होते हैं, स्टीरॉइड जब यूज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, तो शुगर उनका थोड़ा सा मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता, थोड़ा अनकंट्रोल लेवल में चले जाते हैं। वो एक जो सबसे ज़रूरी कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण मैं बताऊंगा। उसके अलावा जो है, अगर हम लोग देखेंगे तो जो सेकेंड लहर में टाइम में हम लोग सभी ने नोटिस किया होगा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत पड़े थे इसमें, जो कि एक सोर्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जी। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो घर में भी इलाज हो रहे थे, हॉस्पिटल्स पे नहीं थे, उन लोगों का भी इलाज किया गया था स्टीरॉयड ट्रीटमेंट के साथ। तो उन लोग का ड्यूरिंग जब ट्रीटमेंट चल रहे थे घर में, उन लोग का शुगर कंट्रोल मॉनिटरिंग वगैरह भी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो ये शुगर बहुत ही अनकंट्रोल लेवल पे चले जाते थे लोगों का। तो वो एक मेन वजह है जिसकी वजह से आज ये ब्लैक फंगस इतने मात्रा पे देखना पड़ रहा है हम लोगों को। जी, लेकिन इस ब्लैक फंगस के चलते कई लोगों की मौत भी हुई है डॉक्टर डीका, और हमने देखा है कि लोग दवाइयों के लिए परेशान भी होते रहे, इंजेक्शन उनको मिले हैं, किसी को नहीं मिल पाए, ये एक अलग मसला है। लेकिन सवाल इस बात का था कि ब्लैक फंगस ये कितना खतरनाक बन गया, क्या ये इतना ही खतरनाक होता है, या कोरोना के चलते स्टेरॉइड का इस्तेमाल या ऑक्सीजन या तमाम जो दूसरे कारण रहे हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, उसके चलते ब्लैक फंगस इतना जानलेवा बन गया? जी ज़रूर, ऐसे अगर ब्लैक फंगस देखा जाए तो ये बहुत ही जानलेवा होता है। अगर इसकी सही टाइम पर अगर इलाज ना हो या उसका डायग्नोसिस ना बन पाए सही टाइम पर, तो एक प्रकार के देखा जाए तो बिना ट्रीटमेंट का इसका 100% मॉर्टेलिटी होते हैं। तो पेशेंट का जो एक्चुअल, अगर हम लोग अच्छा प्रोग्नोसिस देखने के लिए इसको सही टाइम पर डायग्नोसिस करना और सही तरीके से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इलाज क्या है? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस जो अगर किसी व्यक्ति को इसके दायरे में वो आ जाता है तो उसका इलाज क्या संभव है? जी, इलाज अगर उसका देखें तो उसका सबसे पहले तो डिजीज़ की डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, टाइमली, बहुत टाइमली डायग्नोस, अगर अच्छा रिजल्ट मिलना है तो
तो इसके इलाज में हम लोग इसका एक ही जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग बोलते हैं, दवाई बोलते हैं, वो है होता है एम्फोटेरिसिन बी बोल के एक एंटी फंगल ड्रग आते हैं। वो जो फर्स्ट लाइन एकमात्र दवाई है, जो फर्स्ट लाइन दवाई है इस बीमारी की, ब्लैक फंगस के अगेंस्ट में। बाकी और भी सारे कुछ मेडिसिन है जो हम लोग उसको सेकेंड लाइन ऑफ मेडिकेशंस बोलते हैं जी। इसके साथ साथ सर्जिकल डिब्राइडमेंट करना, मतलब जो अफेक्टेड एरिया है उस अफेक्टेड एरियाज को सर्जिकली रिमूव करना, और साथ साथ में एम्फोटेरिसिन बी उस जगह पे लगाना और इंट्रावेनस एम्फोटेरिसिन बी चलाना, ये सारे इसके इलाज के सभी में इलाज में आते हैं इसका। जी डॉक्टर साहब, और कुछ मरीजों में देखा जाए तो जो जिनका शुगर का बहुत जी कंप्लीट कीजिए। जी बताइए। हाँ, जो साथ में और दूसरा इलाज भी इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शुगर कंट्रोल में रखना, जो मैंने बताया जो मेन कारण है जी। हालांकि सेकेंड वेव में ब्लैक फंगस होने का, तो डेट इज़ अगर देखा जाए तो वो एक बहुत ही ज़रूरी इलाज उसमें भी वो भी आते हैं कि शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखा जाए। जी। कोई एज फैक्टर होता है इस बीमारी से, जो लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क होता है? क्योंकि हमने ये देखा कि 45 से 60 वर्ष की आयु के लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं। क्या एज फैक्टर भी इसमें रिस्क फैक्टर बनता है? देखिए, अगर देखा जाए तो एज ग्रुप जो हम लोग माने तो इसका एक एक्चुअली एज ग्रुप रिस्क फैक्टर ऐसा नहीं है। उसका कारण ये हो सकता है कि कोविड के इन्फेक्शन के टाइम में जो हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर ओल्ड पेशेंट्स को, जो अबव 60 ईयर्स, वो लोग ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्टेड हुए हैं जी। उसके अलावा जो बड़े उम्र के लोग हैं 60 के प्लस, वो लोग ज़रा उन लोगों के दूसरा बीमारी भी साथ में होते हैं, जिसको हम लोग कोमोर्बिडिटीज़ बोलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गए, क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो गए। सो ये जो ग्रुप ऑफ जो पॉपुलेशन है 60 ईयर्स के ऊपर, तो उन लोगों में ये कोमोर्बिडिटीज़ भी ज़्यादा होते हैं यंगर पेशेंट्स के कंपैरेटिवली। सो अगर देखा जाए तो वो सात मेन असली वजह है, जो मेन वजह है जिसकी वजह से उन एज ग्रुप में ज़्यादा देखा गया है जी। और इसके अलावा डॉक्टर डीका जी, हमने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स थे जो आफ्टर कोविड इफेक्ट के बाद तो इस बीमारी के दायरे में आए, जिनको ये ब्लैक फंगस हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज थे जो कि कोविड के दौरान ही ब्लैक फंगस के दायरे में आ गए। क्या इस मामले में ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है यदि कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस हो जाता है तो? देखिए, ये ब्लैक फंगस ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होता कि ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन में होगा या इन्फेक्शन के बाद में होगा। यहाँ पे मैंने जितने भी इलाज किया है, इसमें से ऐसे कोई लोग थे जिनको कोविड इन्फेक्शन के 3-4 दिन बाद ही हुए हैं, और किसी को हो सकता है 1 महीना पहले कोविड इन्फेक्शन हो गए हैं, जिनको 1 महीने बाद हुआ है। तो इसका ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कोविड इन्फेक्शन ठीक होने के बाद ही होगा जी। अगर इन सबको देखेंगे तो मेन कारण वही है कि एक तो कोविड इन्फेक्शन की वजह से भी बॉडी का इम्यूनिटी काफ़ी घट जाते हैं बॉडी में, तो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर भी घट जाते हैं। और साथ साथ में शुगर लेवल बढ़ना, क्योंकि जब स्टीरॉयड का इलाज होते रहते हैं तब शुगर लेवल्स भी अनकंट्रोल हो जाते हैं अगर उसको सही तरीके से मॉनिटरिंग ना किया जाए तो यही असली वजह है जिसकी वजह से ये मतलब हो रहा है। और ये कोई भी टाइम में हो सकता है, कोविड इन्फेक्शन के दौरान भी हो सकता है और बाद में भी हो सकते हैं। तो यानी कि रिस्क दोनों के लिए बराबर है, चाहे कभी भी अगर ये बीमारी होती है, चाहे वो कोविड के दौरान हो या कोविड के बाद हो, उससे कोई असर ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। डॉक्टर साहब, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने कहा डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है, मिट्टी से, पौधे से, जहाँ पर गार्डनिंग होती है वहाँ पर भी इसके होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, क्या उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए अभी भी जब कोरोना कंट्रोल में नजर आ रहा है, या हमेशा के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए? जी ज़रूर, मैं इसके मामले में बताना चाहूँगा कि ज़रूर सभी डायबिटिक पेशेंट्स को कोरोना के टाइम पे तो बिल्कुल उनको सावधानी बरतना होता है। सिर्फ मैं और भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स ही नहीं, डायबिटिक पेशेंट्स के अलावा और भी कुछ मरीज़ें हैं जिनको कोविड इन्फेक्शन रिसेंटली हुआ है, उनको भी बहुत सावधान होना ज़रूरी है। वो लोग में आते हैं जिनको मान लीजिए कैंसर बीमारी है, जिनका कीमोथेरेपी दवाई इलाज चल रहे हैं, जिन लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन लोग क्रॉनिक स्टीरॉयड के इलाज पे है किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह के लिए, तो उन सभी लोगों को जिनका इम्यूनिटी स्टेटस बहुत ही कम होते हैं, रेजिस्टेंस पावर कम होते हैं बॉडी का, तो उन सभी लोगों को सावधानी बरतना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आप जैसे जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस कोरोना के दौर में आगे बढ़कर सबसे आगे खड़े होकर कोरोना का सामना किया और कोरोना में रहकर कोरोना से लोगों को बचाया है, हम सलाम करते हैं।
और आप में लेकिन ये जज्बा डॉक्टर्स के अंदर, आप जैसे कई डॉक्टर्स जिन्होंने अपना घर भुलाकर अपने बच्चों को एक बारी ये सोचकर कि बच्चे बाद में पहले पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये इतना सामर्थ्य कैसे आ पाया? हालांकि ये सामर्थ्य है जिसके चलते हम आपको धरती का भगवान कहते हैं। अगर देखने जाए तो ये सिर्फ अगर मैं बोलूँगा तो उत्तराखंड में अकेला डॉक्टर नहीं हूँ जो ऐसे काम किया होगा। मैं तो बोलता हूँ कि सभी डॉक्टर्स ने मिल के एक साथ काफ़ी मेहनत उठाई कोविड के टाइम में। तो ये अगर देखा जाए तो एक हम लोगों के सभी डॉक्टर्स के बीच में एक एंथुजियाज्म है कि हम लोगों को इस बीमारी के खिलाफ एक साथ मिल के लड़ना है। तो यही है कि एक दूसरे को देख के हम लोग सभी लोग अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन मिलता है सभी से। तो हम सभी लोगों ने ये ठाने हैं कि इस बीमारी के खिलाफ हम लोग को मिलकर ही लड़ना है। बिल्कुल। और सर, आप लोगों की मेहनत जिसको कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है और कहा है कि मुकाबला ही नहीं है, आपके जज्बे से और आपके वो काम करने की लगन से उसका कोई मुकाबला नहीं है। किसी और दूसरे अगर वर्क एटमॉस्फेयर में चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई मुकाबला नहीं है। अतुलनीय हैं आप, अनमोल हैं हमारे लिए। ब्लैक फंगस की एक बार फिर से बात करते हैं। ये ब्लैक फंगस जिसके मामले लगातार बढ़ना शुरू हुए थे कोरोना के दौरान, समस्या ये हो गई थी कि इसको पहचाने कैसे, क्योंकि आम लोगों में ये डर तो हो गया था कि ब्लैक फंगस ना हो जाए, वो कोविड से अभी ठीक हुए हैं, इसके लक्षण समझ नहीं पा रहे थे वो। तो क्या इसके शुरुआती लक्षण है जिसको लोगों को देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए? जी ज़रूर। अगर मैं देखा जाए तो सबसे पहले जो हम लोग के पास जो पहला पेशेंट आए थे वो फरवरी महीने में आए थे। हालांकि देखने जाए तो वो सेकेंड वेव से काफ़ी पहले 2-3 महीने पहले आए थे। तो इनमें लक्षण में अगर देखेंगे और अगर मैं लोगों को इसके बारे में थोड़ा केयरफुल होने के लिए बोलूँगा तो सबसे पहले जो इनका जो लोग परेशानी लेके आते हैं वो होते हैं कि चेहरे की एक साइड पे सूनपन होना या उसमें दर्द होना, उस साइड में स्वेलिंग होना, उसके अलावा नाक से नज़ला आना, जो पस आ सकते हैं, कभी कभी खून के साथ मिलकर भी पस आ सकते हैं नाक से। उसके अलावा जैसे कि सर दर्द होना, बुखार वगैरह, ये सब हो सकते हैं जो सबसे पहले प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। अगर इसको नज़रअंदाज किया करते हैं मरीज़ तो ये आगे जाके आँखों में स्वेलिंग हो सकते हैं, मतलब आँखों में सूजन आ सकते हैं, जो आँखों में धुंधलापन, देखने में धुंधलापन हो सकते हैं और आगे जाके विजन लॉस भी हो सकते हैं। जी। तो ये सारे जो अर्ली सिम्टम्स है जिसको मरीजों को पता चलते ही इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो कोई भी दिक्कत होने पर, शरीर में परेशानी होने पर सबसे पहले खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे घर में रहकर ठीक हो सकते हैं, रेमेडीज़ ढूंढने लगते हैं। तो क्या ब्लैक फंगस की कोई घरेलू रेमेडीज़ है, नुस्खा है जिससे ब्लैक फंगस घर में रहकर ठीक हो सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत नहीं हूँ। इसका इलाज घर में बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर ब्लैक फंगस है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल में आना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। इसका इलाज बिल्कुल घर में कोशिश करना नहीं चाहिए। जी। ब्लैक फंगस आया, उसके बाद वाइट फंगस आया, फिर तरह तरह के कलर वाले फंगस सामने आते रहे। लोगों के मन में ये भी लगा कि ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, एक रेनबो जैसा फंगस सामने आ रहा था, तो लोग थोड़ा से इसको लेकर लाइटली भी होने लगे। लेकिन क्या अलग अलग कलर के फंगस अलग अलग रिस्क फैक्टर को क्रिएट करते हैं बॉडी में? देखिए, अगर मैं सबसे पहले तो बोलूँगा जो ब्लैक फंगस हम लोगों ने जो कॉमन लोगों के बीच में नाम दिया गया है ब्लैक फंगस, एक्चुअली दरअसल ये देखा जाए तो ये एक मिसनोमर है, ये एक गलत नामकरण है। इस फंगस का कोई रंग नहीं होता, ये ब्लैक कलर का नहीं होता। इसको ब्लैक फंगस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये टिश्यू में इन्फेक्शन करते हैं बॉडी में तो उस टिश्यू को ये मार डालते हैं, जिसका कलर दिखने में काला सा पड़ जाते हैं। खून की जो नली होते हैं उसको वो बंद कर देते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाते और वो जगह मर जाते हैं, इसकी वजह से काला रंग का दिखते हैं। इसीलिए इसको एक ब्लैक फंगस की तरह से नाम दिया गया है। और यही लोगों के बीच में कॉमनली जाना जाता है कि इसे ब्लैक फंगस है। जी। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर की भी आहट सुन रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अब टीकाकरण तेजी से हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इसकी संभावना कम है, इसका असर कम हो। वस्तु स्थिति क्या हो सकती है, क्या लग रहा है आपको?
तीसरी लहर ज़रूर, ये तो जो एक्सपर्ट्स के कहना है कि तीसरी लहर ज़रूर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और जो वैक्सीनेशन के मामले में है, मैं तो सभी लोगों को ये बोलूँगा कि हर कोई वैक्सीनेशन करवाए। वैक्सीनेशन से कोई पीछे ना हटे, ये बहुत ही सेफ वैक्सीनेशन है, हालांकि हम लोगों ने खुद करवाया है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो डेल्टा प्लस अभी इस बार जो वेरिएंट्स आ रहे हैं जी, ये कोवैक्सीन वैक्सीन जो है कुछ और कोविशील्ड भी है, ये दोनों ही अगर आपको इन्फेक्शन भी होता है तब भी आपको बहुत ही खतरनाक वाली इन्फेक्शन होने से रोकेंगे, तो आपका बॉडी को सेफ रखेंगे। तो इसीलिए मैं सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कोई वैक्सीनेशन करवाए। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है डॉक्टर साहब कि आपके अंदर, आप जैसे कई डॉक्टर्स के अंदर वो ताकत कहाँ से आती है कि आप उन लोगों के लिए खड़े हों जिनको आप जानते भी नहीं हैं, और उन लोगों के इलाज करते के दौरान ही हमारे जैसे आपके जैसे कई डॉक्टर्स जो इलाज करते करते उन्हें हम शहीद का दर्जा देंगे, क्योंकि वो निश्चित तौर पर अपने परिवार के लिए नहीं, अपने खुद के लिए नहीं, समाज के लिए, लोगों की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। लेकिन ये ताकत ये कैसे आती है डॉक्टर्स के अंदर? हाँ जी, आपने सही बताया। इस कोविड वेव के दौरान बहुत सारे हम लोग के साथी भी अपना जान गंवा चुके हैं। हालांकि हम लोग का, मेरा कॉलीग ही ऐसे हुआ है, मेरे कॉलीग के साथ ही जी। तो अगर देखिए, ये जो ताकत आती है ये हम लोग को जब एक इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी होता है, हम सब लोग उसके खिलाफ खड़े होने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। ये हम लोग का ताकत पहले से हम लोग जब पढ़ते हैं मेडिकल साइंस के बारे में, हम लोग को तभी से हम लोग को ये ज्ञान दिया जाता है कि हम लोग को जो भी करना है पहले ह्यूमन बींग्स के लिए लड़ना है जी। तो हम लोग उसी तरफ से ही हम लोग सीख के आते हैं, ऑल डॉक्टर्स। तो उसी के हिसाब से ही हम लोग ये करते हैं, इलाज करते हैं मरीज। नहीं, बहुत खूब है, क्योंकि आप जैसे हमारे लाखों कोरोना वॉरियर्स जो कोरोना के इस दौर में, पहली लहर में, दूसरी लहर में लोगों की जान बचाई है। कुछ डॉक्टर्स हमारे बीच नहीं रहे इसी कोशिश में कि लोगों की जान बचे आए। हम दिल से सलाम करते हैं, हम आपको भी सलाम करते हैं डॉक्टर अनुपल टीका जी। आप भी लगातार लोगों में ये जागरूकता फैला रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहें, लोग टीकाकरण कराएं, वैक्सीनेशन कराएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अनुपल टीका जी। आप मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम लगातार ऐसे डॉक्टर से बात करते हैं ताकि आपको ये एहसास हो सके कि आप घर बैठे उन लोगों को देख रहे हैं जो लोग आपके समाज में, आपके परिवार में लोगों को बचाते हैं, लेकिन किन मुश्किलों के हालातों के बीच में वो ऐसा कर पा रहे हैं, ये आपको एहसास होना चाहिए। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो आपके परिवार में, आपके जानने वाले भी यदि कोई डॉक्टर्स हैं तो उनको भी विश करिए, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हमारा समाज एक बार फिर से मुस्कुरा रहा है।